जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग इस किरण पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 29 का डिस्कशन करेंगे। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको बिहार पुलिस के लिए कोई अच्छा सा प्रैक्टिस सेट बुक लेना हो तो आप लोग ये किरण पब्लिकेशन का बुक बाय कर सकते हैं। इसमें बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र के पश्तून यानी कि पठान नेता थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र के पठान नेता थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो इसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। तो अगर आपसे पूछे कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है तो याद रखना है खान अब्दुल गफ्फार खान को। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइए क्वेश्चन 2 के लिए आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब है अक्टूबर 2008 में। ठीक है, अक्टूबर 2008 में भारत के शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है 2008 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा भारत की कृषि में प्रभावशाली प्रगति को दर्ज करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक डाक टिकट जारी किया गया। इसका शीर्षक निम्न में से क्या था? चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इंदिरा गांधी के द्वारा भारत की कृषि में प्रभावशाली प्रगति को दर्ज करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। कब? तो 1968 में। डेट भी आपको ध्यान रखना है। तो पूछा गया इसका शीर्षक निम्न में से क्या था? इसका सही जवाब है गेहूं की क्रांति। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है गेहूं की क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? बताइए कौन सा आर्टिकल है? ये कई बार बता चुके हैं पॉलिटी क्लास में। एक आर्टिकल 23 है और एक आर्टिकल 24 है, दोनों आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 23 में क्या है? किसी भी व्यक्ति से आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, यह आर्टिकल 23 में है। और किसी भी व्यक्ति का व्यापार नहीं कर सकते हैं, यह आर्टिकल 23 में बताया गया है। और आर्टिकल 24 में क्या है? तो 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा, ये 24 में बताया गया है। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब है 24। और 23 में क्या है? किसी भी व्यक्ति से आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई? चलिए क्वेश्चन 5 के लिए आंसर बताइए। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में किया गया था? इसका सही जवाब है 1875 में। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है 1875 में। ध्यान रखिएगा। 1789 में रूस की क्रांति होती है। 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। और 1917 में कौन सी क्रांति होती है? रूस की क्रांति। आगे देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई थी?
चलिए क्वेश्चन 6 के लिए आंसर बताइए। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? वृद्धरथ। ठीक है, वृद्धरथ। और वृद्धरथ की हत्या किसने किया था? तो इसी के सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धरथ की हत्या की थी और मौर्य वंश के बाद आ जाता है शुंग वंश। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, एक अवतल दर्पण उसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जो वस्तु से तिगुना ऊंचा है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या बोला गया है? एक अवतल दर्पण उसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु है। तो 10 सेंटीमीटर क्या है? u। तो u बराबर क्या लिखेंगे? 10 सेंटीमीटर। अब बताइए 10 प्लस में होगा कि माइनस में? तो हम सभी जानते हैं वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। यानी यहाँ पे अगर मान लीजिए दर्पण है तो वस्तु को इस साइड में रखा जाता है। तो इस साइड में वस्तु को रखेंगे तो वो क्या होगा? ऋणात्मक। यानी कि u बराबर क्या होगा? -10 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए जो वस्तु से तिगुना ऊंचा है, यानी कि वस्तु की ऊंचाई कितना है? 3 गुना। तो 3 गुना ऊंचा यानी कि आवर्धन। आवर्धन को m से लिखते हैं और m बराबर क्या होगा? -3 होगा। -3 क्यों होगा? क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक है। वास्तविक यानी कि उल्टा। उल्टा होगा तो -3, सीधा होगा तो +3। वास्तविक का मतलब ही होता है उल्टा। आभासी या काल्पनिक का मतलब होता है सीधा। तो यहाँ पर वास्तविक है और तिगुना ऊंचा है तो m बराबर क्या होगा? -3। अब हमको निकालना है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी v बराबर हमको निकालना है। तो आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, m बराबर क्या होता है? -v/u। ये m बराबर फॉर्मूला होता है। तो m का मान कितना है? तो -3 है। ठीक है, यहाँ पर माइनस शुरुआत में माइनस को दे देते हैं। v का मान कितना है? v हमको निकालना है। u कितना है? तो u -10 है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बटे 1 कर दीजिए। v गुना 1 करेंगे तो क्या होगा? v। और 10 गुना -3 करेंगे तो क्या होगा? -30। क्या होगा? -30 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है, माइनस होना चाहिए था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, -30 सेंटीमीटर। अब माइनस का आने का मतलब है प्रतिबिंब किधर बन रहा है? तो जिस ओर वस्तु है उसी ओर प्रतिबिंब बन रहा है। माइनस का साइन यही दर्शा रहा है। अगर प्लस में आता तो प्रतिबिंब इधर बनता। तो इसका आंसर 30 सेंटीमीटर होगा। NaCO3 × 10H2O का सूत्रीय इकाई परिमाण क्या है? यहाँ पर Na का 23 दिया है, C का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो यहाँ पर NaCO3 × 10H2O, यहाँ पर फॉर्मूला गलत है, Na2 होना चाहिए। Na2CO3 × 10H2O। तो Na2 सोडियम कितना है? 2 है, तो 2 गुना सोडियम। सोडियम का कितना होता है? 23, तो 2 गुना 23 लिख देंगे। फिर प्लस यहाँ पे क्या है? कार्बन। कार्बन कितना है? 1 कार्बन है। ठीक है, 1 कार्बन है तो यहाँ पर 1 गुना क्या कर देंगे? 12। चलिए प्लस, फिर देख सकते हैं ऑक्सीजन कितना है? 3, तो 3 गुना कितना करेंगे? ऑक्सीजन देखिए 16 दिया है तो 16 कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए 10H2O क्या है? 10H2O। तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं 10 और हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। 10 जो है ये H2O सभी के साथ है, तो इसको इस तरह से लिखिए 10 × H 2 है तो 2 गुना और H का मान 1 है, फिर प्लस ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन का 16 है। अब हमने यहाँ पर 10 क्यों लिखा? क्योंकि 10 जो है सभी में गुना होगा। तो 23 दूनी 46 प्लस 12 गुना 1 12, 16 तिया 48 प्लस 10 इंटू ये कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 16 2 18, ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 10 गुना 18 करेंगे तो 180। अब 46 12 48 180 को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 8 2 10 6 16। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 8 और यहाँ पे 2 286 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में 286 दिया हुआ है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस नहीं निकलती है? बताइए। लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3
HOL2 ये लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला है। इसको गर्म करना है तो कौन सी गैस नहीं निकलती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसमें NO2 तो निकलता है, ठीक है, ऑक्सीजन भी इसमें निकलेगा, इसमें भी NO2 दिया है, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें N2 नहीं निकलता है, बाकी ये सभी निकलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से जस्ता की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसी को कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। इसको रिएक्शन करवाना है जस्ता से, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जस्ता से अगर प्रतिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Na और Zn मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा Na2ZnO2 और प्लस H2, यानी कि लास्ट में जो निकलेगा हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं, यानी कि उससे होकर विद्युत नहीं जा सकता है। सी ऑप्शन आपका सही है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो साथियों, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। बताइए माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है हरित शैवालों में अनुपस्थित होती हैं। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, जबकि लाल शैवाल, भूरे शैवाल और विषाणु इसमें उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्रकनिका। संक्रित आपंक उपचार को क्या कहते हैं? तो इसको जैविक उपचार कहते हैं। चलिए आगे देखिए, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? तो दूध में केसिन प्रोटीन होता है, कई बार बता चुके हैं, केसिन प्रोटीन होता है। और दूध में शर्करा कौन सा होता है? तो लैक्टोज। तो प्रोटीन और शर्करा पूछा गया, प्रोटीन पूछे तो कौन सा, केसिन प्रोटीन, और शर्करा पूछे तो लैक्टोज। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में केसिन और लैक्टोज दिया हुआ है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, इसकी खोज किसने किया था? आंसर है रोनाल्ड रोस ने। किसने किया था? रोनाल्ड रोस ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। रोनाल्ड रोस का जन्म 1857 में हुआ था अल्मोड़ा में, और ये एक ब्रिटिश डॉक्टर थे, ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट कोच की बात करें तो रॉबर्ट कोच ने हैजा टीबी रोगाणु की खोज की थी। किसने? हैजा टीबी रोगाणु की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। एडवर्ड जेनर की बात करें तो इन्होंने किसका पता लगाया था? तो एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज की थी। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का पता लगाया था। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? ये क्वेश्चन हम आपको पॉलिटी क्लास में बता चुके हैं। 5 प्रकार के रिट के बारे में बताया था, जो कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है। तो इसका सही जवाब है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार का कानूनी आज्ञापत्र होता है, ठीक है, कानूनी आज्ञापत्र होता है जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है बंदी प्रत्यक्षीकरण से। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है?
और साथियों जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ बिहार पुलिस के बैच में मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड कर सकते हैं। तो नियाग्रा जलप्रपात जो है कनाडा और अमेरिका, ठीक है, कनाडा और अमेरिका में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अमेरिका दिया हुआ है, डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? सही जवाब है इस्कंदर मिर्जा, पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? और साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं। तो ये आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी को आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में रखा गया है और भाग की बात करें तो भाग 4 में इसे रखा गया है। और इसी के अंतर्गत एक आर्टिकल 44 आता है जो कि हमेशा पूछा जाता है। इसमें समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है आर्टिकल 44 में। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? ये क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं। अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। इसका सही जवाब है बाजीराव द्वितीय, ठीक है, मराठा महासंघ के अंतिम पेशवा थे और इनके ही काल में अंग्रेजों द्वारा पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया और इसके बदले में इन्हें एक मोटी पेंशन दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बाजीराव द्वितीय। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य है कि उस राज्य पर किसका शासन है? तो राष्ट्रपति शासन के बारे में आर्टिकल 356 में मिलता है और पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू हुआ था। तो राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है उस राज्य में राज्य के राज्यपाल का शासन। डी ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद को धारण करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? तो जिस राज्य में राज्यपाल होंगे उसी राज्य में जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं। राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? और देखिए साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? इसका सही जवाब है चौधरी रहमत अली ने। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था? तो यह है 1833 का चार्टर एक्ट। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। 1813 वाला नहीं होगा, यहाँ पर चीन के साथ पूछा गया है। तो यह है चार्टर एक्ट 1833। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो परिसंघ बनाने का विचार सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तैल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र जो है ये फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में स्थित है। फारस की खाड़ी, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहीं पर दुनिया के कच्चे तेल का सबसे बड़ा स्रोत है फारस की खाड़ी। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? अच्छा, यहाँ से आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा।
सबसे पहले हम आपको आंसर बता देते हैं। बिहार राज्य में टोटल 12 जिले हैं जो गंगा के तट पर स्थित है। अब 12 में से कौन सा ऐसा जिला है जहां पर गंगा नदी सबसे लंबी है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कौन कौन सा जिला है, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, लखीसराय, कटिहार और भागलपुर। ठीक है, टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट है। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है? बताइए क्वेश्चन 28 के लिए आंसर। तो इसे व्हाइट होल नाम दिया गया है, ना कि ब्लैक होल। डी ऑप्शन आपका सही है, व्हाइट होल। ठीक है, ब्लैक होल नहीं होगा। भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब किया गया? ये क्वेश्चन भी हम आपको बता चुके हैं। आंसर है 1951 में। ठीक है, ये संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था, जिसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जो कि भूमि सुधार से संबंधित था। जिस भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता, उस टीम का कप्तान कौन था? तो वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता गया था भारतीय हॉकी टीम के द्वारा, और उस टीम का कप्तान कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जयपाल सिंह, बी ऑप्शन, जयपाल सिंह। ठीक है। ब्रह्मांड सुंदरी यानी कि मिस वर्ल्ड पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन थी? भारतीय बताना है, भारतीय। तो सुष्मिता सेन इसका सही जवाब है। सुष्मिता सेन ने 1994 में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया था, 1994 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। आंसर है जी शंकर कुरूप, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता थे। कौन? जी शंकर कुरूप। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पूरा नाम है गोविंद शंकर कुरूप। इनको 1995 में ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। और जी शंकर कुरूप की बात करें तो मलयालम भाषा के महान कवि थे जी शंकर कुरूप। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? सही जवाब इसका हो जाएगा 16 दिसंबर 1971 को। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा क्या है? टका। वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है? आंसर है यूके यानी कि ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। एकमात्र देश है जिसके डाक टिकटों पर जारी करने वाले देश का नाम अंकित नहीं है। ठीक है। और इसलिए ऐसा है क्योंकि अगर आपसे पूछे विश्व में डाक टिकट जारी करने वाला प्रथम देश कौन था, तो यही ब्रिटेन था, इसलिए इसके डाक टिकट पर नाम नहीं है। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? तो विश्व व्यापार संगठन WTO, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, ILO, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। जबकि अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं है, कनाडा में है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। प्रत्येक वर्ष के किस कैलेंडर माह में प्रत्येक प्रथम 4 तारीखें 1 से लेकर 4 तक विशिष्ट प्रयोजन से विश्व या अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाई जाती है? यानी 12 महीने में कौन सा ऐसा महीना है जिसमें 1 से लेकर 4 तारीख तक जो दिवस है वो विश्व या अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो ये है अक्टूबर का महीना। जैसे कि 1 अक्टूबर की बात करें तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। ठीक है। और 2 अक्टूबर को आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है।
3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। तो अक्टूबर मंथ ही ऐसा है जो कि 1 से लेकर 4 तक विश्व या अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चले साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस का बैच ज्वाइन करना है या फिर अगर आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट्स चाहिए, क्लास का PDF, क्लास का नोट्स कुछ भी चाहिए, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।